बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एडसेंस को लेके आप लोगों ने बहुत सी क्यूरीज की, बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे और बहुत से लोगों ने प्रीवियस वीडियोस की कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्यूरीज पूछी हैं, जिनका आंसर देने के लिए आज की ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आप लोगों के इंशाल्लाह पुरजोर इसरार पर मैंने रिक्वेस्ट की मिस्टर वजाहत अली से कि वो आएं और आके अपने क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस हमने उनके लिए रखे हुए हैं जिनका हम उनसे आंसर लेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि मिस्टर वजाहत अली एक वो वाहिद पर्सन है, वो वाहिद स्टूडेंट है जिनको टीच करते हुए, जिनके क्यूरीज के आंसर्स करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड होते थे। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ दैट के मिस्टर वजाहत अली एक फास्ट लर्नर हैं। जो चीज़ें एक दफ़ा उनको बता दी गई हैं दोबारा मुझे उनको वो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा और बहुत स्पीड के साथ उन्होंने अपनी ग्रोथ की है। एंड आई वाज शॉक्ड के उन्होंने जस्ट विद इन 10 आवर्स अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करवा लिया, जबकि मुझे बताते खुद ये काम करते हुए कोई 2 से 3 माह लगे थे, फिर जाकर मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई थी। तो अब चलते हैं उस इंटरव्यू की जानिब और देखते हैं कि मिस्टर वजाहत अली हमें हमारे क्वेश्चंस का किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। क्या क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं और वो क्या उनके आंसर्स करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे आपको। ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि यार इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो पूछने के लिए हम इंटरव्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं मिस्टर वजाहत अली हमें इन क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। जी, तो आपके सामने मिस्टर वजाहत अली तशरीफ ला चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको अस्सलाम कहूँगा, आप सब लोगों की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर वजाहत अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, perfectly fine. I hope you also doing well, sir. जी, इस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और वो जानना चाहते हैं एडसेंस के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से आप एडसेंस को यूज़ करते हैं और कैसे आपने अपनी वेबसाइट्स को एडसेंस से इतनी जल्दी अप्रूव करवा लिया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जो हमने पिक किए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे वन बाय वन और आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बेहतर तरीके से हमें गाइड करेंगे। जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है मिस्टर वजाहत अली से कि काइंडली आप बता दें कि कौन-कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एडसेंस की अप्रूवल के लिए जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी अप्रूव हो सके? ओके सर, मैं आपको इस सवाल का जवाब थोड़ा डिटेल में दूंगा। देखिए, जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप जो हैं सबसे पहले गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं आपको उन्हें फुलफिल करना होता है। और वो गूगल की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली हो। इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट पर अच्छी थीम अप्लाई हुई हुई हो, आपकी वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम ना ले रही हो। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि कोई यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उससे कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने में, कोई भी चीज़ सर्च करने में या कोई भी चीज़ नेविगेट करने में आपके जो यूज़र्स हैं उनको कोई मसला ना आ रहा हो। ये तो हो गई वेबसाइट से रिलेटेड बात। अब जो बात आएगी ना वो कंटेंट से रिलेटेड आएगी। सबसे पहली चीज़ एज़ यूजुअल आपका जो कंटेंट है, फिर चाहे वो आपकी सर्विस पेजेस हों, आर्टिकल्स हों या प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस हों, आपकी वेबसाइट का जितना भी रिटन कंटेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री हो, इस पर किसी भी किस्म का प्लेजरिज्म ना हो। उसके अलावा जो बात आती है वो ये है कि आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, आपके जितने भी ना ब्लॉग्स हैं, उनकी मिनिमम लेंथ आप 700 वर्ड्स रखो। अगर हम लोग गूगल वेब मास्टर की बात करें, जो कि गूगल का अपना ही एक टूल है, गूगल वेब मास्टर के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम जो कंटेंट है वो 500 वर्ड्स पे होना ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप 700 वर्ड्स पे जाओ फॉर द सेफ साइड। आफ्टर दैट जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम आपके 700 वर्ड्स के 30 से 40 आर्टिकल्स जब हों आप तभी उसके बाद आप अप्लाई करो। इसके अलावा जो इशू आता है वो ये आता है कि आपकी वेबसाइट पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये तमाम पेजेस भी आपकी वेबसाइट पर ऐड होने चाहिए। अच्छा सर, मैं यहाँ पर जो है एक और बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये है
लोगों को ना एक गलतफ़हमी रहती है, और वो गलतफ़हमी क्या है, और मैं उसका जवाब भी यहाँ पे ना देना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि लोग एक्चुअली इस गलतफ़हमी के अंदर रहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, ये वो पेजेज़ हैं जिन पे प्लेजरिज्म होने से कोई इशू नहीं होता। बट मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर इन पेजेस पर भी प्लेजरिज्म का मसला होगा तो भी एडसेंस से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। गूगल पहले इन मामला में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करता नहीं था, लेकिन अब गूगल ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपनी इंक्रीज़ कर दी है। अब अगर इन पेजेस पर भी प्लेजरिज्म का इशू होता है तो एडसेंस से आपको अप्रूवल नहीं मिलता। ये मैं करंट सिनेरियो बता रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा अपना एक दोस्त है, उसकी वेबसाइट के साथ ये सिनेरियो हुआ था। और हुआ ये था कि मेरा जो दोस्त था उसने करीब 2 महीने में 4 बार एडसेंस के लिए अप्लाई किया, बट चारों बार उसे एडसेंस से रिजेक्शन मिली। मसला ये भी आ रहा था कि एडसेंस आपको सिर्फ एडसेंस रिप्लाई में सिर्फ इतना बता रहा था, जस्ट कंटेंट की वायलेशन हो रही है, बट वो वायलेशन है क्या वो आपको नहीं बता रहा था। लेकिन खैर उन्होंने फिर एक बार 5वीं बार रिप्लाई करते हुए उन्होंने बताया कि ना लो वैल्यू कंटेंट का यहाँ पे इशू आ रहा है। उसके बाद जब मेरे दोस्त ने तमाम चीज़ें चेक की, तब जाके पता चला कि जो उसकी जो ये 4 पेजेस हैं इन पे प्लेजरिज्म मौजूद हैं। और जैसे ही उसने प्लेजरिज्म को जब रिमूव किया तो उसके 1 हफ्ते बाद जाके उसे रिप्लाई आ गया एडसेंस के अप्रूवल का। तो ये वाली बात आप ज़रा याद रखें कि अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन पेजेस का भी आप ज़रा ख्याल रखो। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसा कि आजकल बहुत से एआई टूल्स मार्केट में आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादातर से ये पूछना चाहूँगा, काइंडली आप बता दें कि क्या एआई कंटेंट एडसेंस अप्रूव कर लेता है? सर, मैं इस सवाल का जवाब आपको सिर्फ 2 वर्ड्स में देना चाहूँगा, एब्सोल्युटली यस। गूगल एआई कंटेंट पर भी आपको अप्रूवल दे देता है। गूगल को एआई कंटेंट से कोई इशू नहीं है, बस गूगल की एआई को लेके कुछ अपनी कंडीशंस हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं, ज़रा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। पहली बात, एज़ यूजुअल आपको जो कंटेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री हो। याद रहे, जब आप एआई से कंटेंट जनरेट करवा रहे होते हो ना, तो भी उस पे प्लेजरिज्म रहता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कंटेंट चाहे ह्यूमन रिटन हो या एआई से जनरेटेड हो, दोनों सूरतों में आपका जो कंटेंट है वो प्लेजरिज्म फ्री हो, एसईओ से रिलेटेड मैनिपुलेशन ना हुई हुई हो। बहुत से लोग जो हैं एसईओ मैनिपुलेट करने के लिए बहुत दफ़ा कीवर्ड यूज़ कर देते हैं, तो आप ये चीज़ ना करो। दूसरी चीज़ ये कि आपके कंटेंट के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगर हम एआई कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, एआई कंटेंट की मदद से अपनी वेबसाइट्स को ऑपरेट करते हैं, तो क्या ऐसा प्रोसीजर है, कौन सी इफ़ेक्टिव ऐसा एक इफ़ेक्टिव वे है जिसकी मदद से हम एआई को यूज़ करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? खैर सर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग एआई के ज़रिए किस तरह से इफ़ेक्टिवली कंटेंट को जनरेट करें। और मैं कहता हूँ कि ना, ये शायद अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। देखिए, अगर आपको एआई से कंटेंट जनरेट करवाना है तो आपको 2-3 बातें अपने दिमाग में रखनी होगी। पहली चीज़ तो ये कि जितने भी एआई टूल्स हैं वो खुद एक मशीन की तरह हैं, जिन पे काम करने के लिए आपको उनका बिहेवियर समझना होगा। जैसा कि आप जिस तरह से आप हर इंसान के साथ काम करने के लिए आप सामने वाले का बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हो, ठीक उसी तरह से जब भी आप कोई एआई टूल यूज़ कर रहे हो ना, फिर चाहे वो कुलबूट हो या फिर चैट जीपीटी हो, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो टूल है ये ऑपरेट किस तरह से कर रहा है, ये बिहेव किस तरह से कर रहा है। देन आपको उसके हिसाब से उससे थोड़ा चलना होगा। मैं अगर बात करता हूँ चैट जीपीटी की, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट एआई टूल है, एंड डेफिनेटली इससे बेहतर टूल मैंने राइटिंग की फील्ड में आज तक नहीं देखा। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन कंटेंट जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। जब भी आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह से आप एक इंसान को एक कमांड दे रहे होते हैं ना, जिस तरह से आप किसी भी ह्यूमन को आप कमांड दे रहे होते हो, ठीक उसी तरह से आपको चैट जीपीटी को भी आपको ना कमांड देनी होगी। उसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी जिस तरह से आप एक ह्यूमन को दे रहे होते हो। आप चैट जीपीटी को जितना अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन करके दोगे,
डिटेल में चैट जीपीटी आपको उतना ही अच्छा कंटेंट आपको जनरेट करके देगा। अगर मैं चैट जीपीटी से ये बात बोलता हूँ कि ये मेरा कीवर्ड है, इससे रिलेटेड मुझे ना टॉपिक आइडियाज़ दो, तो चैट जीपीटी इस पे आपको जो है ना कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करके दे देगा। लेकिन फिर बहुत से लोगों को जो है ना इस बात से शिकायत होगी कि यार मैंने ये कीवर्ड दिया था, लेकिन चैट जीपीटी ने एग्जैक्ट ये कीवर्ड मुझे ना प्लेस करके नहीं दिया। तो फिर आपको उसके साथ आपको एक प्रॉम्प्ट और ऐड करना होगा कि इस कीवर्ड पे मुझे जो है ना टॉपिक आइडियाज़ दो, लेकिन साथ में जो ये जो कीवर्ड है ये एग्जैक्टली टाइटल में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में डिफाइन किया, एंड देन यहाँ पे जो है ना फिर आपको जो है चैट जीपीटी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि अगर आपको चैट जीपीटी से काम लेना है, देन आपको एक ही चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है ना उसे ना एक्सप्लेन करनी होगी, एंड देन उस पर चैट जीपीटी आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको जनरेट करके देगा। अच्छा, मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि काइंडली आप ये बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स, अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो है वो एआई कंटेंट की मदद से ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो क्या वेबसाइट को बनाने के बाद कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को ला सकते हैं? तो ट्रैफिक जनरेशन का प्रोसेस भी काइंडली आप बता दें। देखिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करना है ना, तो इसके लिए आपको 5 चीज़ों को फोकस में लेना होगा। और वो 5 चीज़ें क्या हैं, ये मैं पहले बताता हूँ पॉइंट वाइज, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट गुड कीवर्ड। सेकंड पॉइंट इज ऑलवेज शेयर योर आर्टिकल्स, योर ब्लॉग्स ऑन सोशल मीडिया। थर्ड थिंग इज backlinking. Fourth thing is guest posting, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल सबमिशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ राइट कीवर्ड्स। इससे मेरा क्या मतलब है, मतलब हमें कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, कौन से कीवर्ड्स हमें सेलेक्ट नहीं करने हैं। देखें, आप अपने ब्लॉग के लिए उन कीवर्ड्स को टारगेट करो जिनका कंपटीशन लो हो और जिस पर मैक्सिमम सर्चेज हों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं ज़रा बता देता हूँ। अगर आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को रैंक करना बहुत आसान होता है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी होती। अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हो जिसका कंपटीशन हाई है, देन आपके लिए गूगल सर्च पे रैंक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होंगी। लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे डेफिनेटली आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी होती। एंड देन सर्चेस का मैक्सिमम होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर एक ऐसा कीवर्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो जिस पे ज़्यादा सर्चेस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा व्यूज़ उस पर नहीं मिलेंगे। नाउ टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, ऑलवेज शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। इस पॉइंट को समझना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आपका जो भी कंटेंट है उससे आपको रेगुलरली सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना है, सिंपल। इसके अलावा जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं ऑफ पेज एसईओ से, एंड दीज पॉइंट्स आर बैकलिंकिंग, गेस्ट पोस्टिंग एंड आर्टिकल सबमिशन। जब भी आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हो ना, तो उस टाइम पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, आपको किस कंट्री से आपको ट्रैफिक चाहिए। जैसा कि अगर आप बात करते हैं कि भाई मुझे एशियन कंट्री से ट्रैफिक चाहिए, तो फिर आप बैकलिंकिंग, गेस्ट पोस्टिंग या आर्टिकल सबमिशन के लिए उन्हीं वेबसाइट्स की तरफ जाओ जिस पर मैक्सिमम ट्रैफिक उस रीजन का हो। दैट्स इट। अच्छा, ये सारा हम जो काम कर रहे हैं, जो एडसेंस की अप्रूवल ले रहे हैं, डेफ़िनेटली इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि हमें यहाँ से अर्निंग हो। तो काइंडली आप यहाँ पर ये हाइलाइट कर दीजिए कि कितना गूगल एडसेंस हमें पे करता है। या सर, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब हर उस शख्स को चाहिए जो कि अपनी वेबसाइट रन कर रहा है। इनफैक्ट इस सवाल का जवाब उन्हें भी चाहिए जो कि जस्ट वेबसाइट अपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। देखें, गूगल एडसेंस आपको किस तरह से पे करता है और गूगल एडसेंस के ज़रिए आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो है ना गूगल के मैकेनिज़्म को आपको समझना होगा। और वो मैकेनिज़्म क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनना। गूगल बेसिकली आपको 2 तरह से पे कर रहा होता है। एक, डेफिनेटली जो भी एड्स आपकी ना वेबसाइट पर आ रहे हैं, कितने लोगों को आपकी जो एड्स हैं वो शो हुए हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई आपके एड्स पर क्लिक कर देता है तो उससे भी आपको अर्निंग आ रही होती है। खैर,
यहीं पर एक और सवाल आता है, वो ये है कि गूगल आपको कितना पे करेगा एड्स पर क्लिक होने के या फिर एड्स शो होने के। और ये चीज़ बेस करती है आपकी जो ऑडियंस है वो किस कंट्री से आ रही है। अगर आपकी जो ट्रैफिक है वो एशियन कंट्रीज से आ रही है, देन डेफिनेटली आपको उस पर थोड़ा कम रेट मिलेगा। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक टीयर 1 कंट्री से है, देन श्योरली यू विल गेट मच मच मोर। अच्छा, एडसेंस की तरह की बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपकी वेबसाइट को एड्स प्रोवाइड करते हैं और आपकी अर्निंग होती है। तो काइंडली क्या एडसेंस की कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में बताएं, उनके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और क्या एडसेंस उनके मुकाबले में बेहतर है तो किस वजह से, किस तरह से आप इसको बेहतर समझते हैं? प्लीज़ इलेबोरेट कर दें इसे भी। देखें, अगर आप गूगल एडसेंस के अल्टरनेट ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, बट इट विल नॉट बी रिकमेंडेटेड। मैं इन प्लेटफॉर्म्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और इसके क्या रीज़न्स हैं? इसके 3 रीज़न्स हैं जो कि आप थोड़ा ध्यान से समझना। रीज़न नंबर 1, गूगल एडसेंस आपको 2 तरह से अर्निंग प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि एड्स पर क्लिक होने के, और दूसरा एड्स पर व्यूज़ शो होने के। और ये दोनों मेथड्स कोई भी एड नेटवर्क आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। कोई एड नेटवर्क ऐसा होगा जो कि आपको जस्ट क्लिक होने पर पे कर रहा होगा, और कोई नेटवर्क ऐसा होगा जो जस्ट व्यूज़ आने पर आपको अर्निंग दे रहा होगा। रीज़न नंबर 2, दे डू नॉट हैव वेराइटी ऑफ एड्स लाइक गूगल। अब इस बात का मतलब क्या है? गूगल के पास जितने वैरायटी ऑफ एड्स अवेलेबल हैं, इतने एड्स किसी और एड नेटवर्क के पास अवेलेबल नहीं हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है कि गूगल एड नेटवर्क का ऑलमोस्ट 95% का शेयर कैप्चर करता है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 95 एडवर्टाइजर्स गूगल के पास जा रहे होते हैं अपने एड्स शो करवाने के लिए। और याद रहे कि गूगल के पास आपकी वेबसाइट पर शो करने के लिए 1 रुपये का भी ऐड मौजूद है और 1 लाख रुपए का भी ऐड मौजूद है। दैट्स वाई आपकी वेबसाइट पर एड्स हमेशा आएंगे ही आएंगे, यानी कि आपको कोई भी एड स्लॉट एम्प्टी नहीं जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके आखिरी रीज़न की। जब आप इन एड नेटवर्क्स पर अर्निंग करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में तो आपकी अर्निंग आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन एक दफ़ा जहां आपकी अर्निंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई, देन ये कोई भी लेम एक्सक्यूज़ देकर या कोई भी लेम सा रीज़न बताकर आपका अकाउंट ही ये बंद कर देंगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा भी है। दैट्स वाई आई विल नॉट रिकमेंड एनी अल्टरनेट ऑफ एडसेंस। अच्छा, फाइनली जो है ना, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बता दें कि आपने अपनी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव जंक्शन जो है वो आपने विद इन 10 आवर्स एडसेंस से अप्रूव करवा ली। तो कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपने फॉलो किया है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स आपने अप्लाई की हैं कि आपको जस्ट विद इन 10 डेज आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल ने अप्रूव कर दी और आप वहाँ से माशाल्लाह से अर्निंग भी कर रहे हैं? सर देखिए, कोई हिडन सीक्रेट मेरा यहाँ पर नहीं है कि मैंने कैसे 10 घंटों में अपनी वेबसाइट को ना अप्रूव करवा लिया। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होगी तो आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल 10 घंटों में तो क्या, 5 घंटों में भी आ जाएगा। बस आप अपनी वेबसाइट पर काम उसी तरह करें जिस तरह से गूगल की ना पॉलिसीज़ हैं, दैट्स इट। मैं अगर अपनी बात करूं तो नो डाउट मुझे गूगल की पॉलिसीज़ का बहुत अच्छी तरह से आइडिया था, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से अभी तक मोर देन 50 वेबसाइट्स पर मैंने काम कर रखा है। तो जाहिर सी बात है मैं गूगल की पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ, एंड मैंने उसी के अकॉर्डिंगली मैंने काम किया, तो फिर बस यही हुआ। और कुछ है नहीं इसके पीछे बात। अच्छा सर, मैं आपको जो है ना एक और बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप पहली बार अपनी वेबसाइट पर एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी वेबसाइट गूगल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है, देन आपको लाजमी 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस बात से मैं ये बात एक्चुअली इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि आपने पहली बार एडसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन 3 दिन के बाद एडसेंस का रिप्लाई नहीं आया, फिर चाहे वो अप्रूवल का हो या रिजेक्शन का हो, देन आप समझ जाओ कि आपकी वेबसाइट पे कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई
वो पॉलिसी वायलेट हुई है, जिसकी वजह से 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आया। और गूगल वैसे नॉर्मली रिप्लाई 2 हफ्ते में कर देता है, लेकिन ये जो केस मैंने आपको बताया है ना, ये पहली बार अप्लाई करने पर है। ठीक है। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आपका मिस्टर वजाहत अली, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमें गाइड किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी वजह से बहुत से लोग सीखेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं एडसेंस की अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंशाल्लाह उसमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मिस्टर वजाहत अली, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी का जिक्र किया। अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में इन्होंने प्रॉपर बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाया, और एडसेंस पे अगर आपने अप्रूवल लेनी है तो उसके लिए आपको किन किन चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और जल्द आपको एडसेंस से अप्रूवल मिल जाएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी, और बार बार मैं ये चाहूँगा कि मिस्टर वजाहत अली आएँ और आके अपने व्यूज़ का इजहार करें। डेफिनेटली इस वीडियोस के बाद बहुत सी क्यूरीज मज़ीद आने वाली हैं, और उन क्यूरीज का क्वेश्चन दोबारा से करने के लिए मैं इनको दावत दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम उनको भी लाइव लेकर आएँ, ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी क्वेश्चंस का उनसे आंसर कर सकें। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।